नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। हाल ही में यानी कि 3 मई 2026 को नीट का पेपर यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट का पेपर जो है वो लीक हो गया था, जिससे कि पूरे देश में तहलका मच गया। स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे, साल भर की इनकी मेहनत बेकार गई। पेरेंट्स परेशान हो गए थे क्योंकि इनके साल भर का पैसा जो है वो बर्बाद हुआ। काउंसिलर्स जो है वो बर्बाद हुए क्योंकि वो परेशान थे, क्योंकि उनके कारण उनके जो सलाह है वो कोई काम का नहीं रहा। ऐसे कई सारे पुलिस में कंप्लेंट्स दर्ज किए गए, कोर्ट में केसेस चलते गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो प्रोसेस है वो अपने चाल से चलते रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है इस बीच में एक बात सोचने वाली बात है कि क्या ये स्टूडेंट्स की जवाबदारी नहीं है या पेरेंट्स की जवाबदारी नहीं है कि जहाँ उनका करियर का बन सकता था वहीं पर ऑप्ट करे। ये नहीं कि पड़ोस का बच्चा अगर नीट में बैठ रहा तो मैं भी नीट में बैठूंगा। इस किस्म की जो एक मेंटेलिटी है उससे ऊपर आके ये सोचना था। बहुत कुछ हो सकता है और इसी के लिए प्रोफेशनल करियर गाइडेंस या काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी सिलसिले में आज हमने आमंत्रित किया है एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी नागपुर के सर्वे सर्वा प्रोफेसर मुकुल चिमोटे सर को, और उनसे हम जानेंगे कि नीट में क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्या होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, और आगे क्या स्कोप है इसमें आगे इम्प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन पैटर्न्स को या सीक्रेसी को लेकर, इन सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर मुकुल चिमोटे सर पिछले 20 साल से इस प्रोफेशनल काउंसलिंग में इन्वॉल्व है और उन्होंने कई सारे और फील्ड में भी उनकी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग में, योगा वगैरह में। 8th क्लास के स्टूडेंट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग में ये माहिरत हासिल की उन्होंने। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में वगैरह, ये एक महारत हासिल कर चुके हैं। कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। इनके बारे में हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और फिर मैं जानना चाहता हूँ इससे पहले कि स्टार्ट करें कि आपको जो मेजर अवार्ड्स मिले उसके बारे में संक्षिप्त में आप बताएं। बेसिकली गाइडिंग द स्टूडेंट जो रहता है, गाइडेंस, स्टूडेंट गाइडेंस से मेरा पैशन है और बहुत डेडिकेटेड वे में मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसके लिए सतत प्रयत्नशील हूँ और हमारा पूरा टीम ही उसके लिए प्रयत्न करते रहता है। और इसीलिए मुझे कुछ अवार्ड्स के लिए मेरे काम को देखकर और मेरे इंटेंशंस को देखकर मुझे सराहा गया, तो जिसमें मुझे इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड एट मॉस्को रशिया मुझे मिला। वैसे ही मेयर्स इनोवेशन अवार्ड एट नागपुर मेयर ने मुझे मेरे स्टूडेंट गाइडेंस को लेकर और मेरे इनोवेटिव अप्रोच को देखकर, एनालिटिकल अप्रोच को देखकर मुझे अवार्ड दिया। वैसे ही मुझे बेस्ट करियर काउंसलर इन महाराष्ट्र का अवार्ड इमिनेंट रिसर्च ने दिया हुआ है। और ऐसे 40+ अवार्ड्स मुझे मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं ऐसे। वी हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ट करियर काउंसलिंग एकेडमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय द कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ऐसे काफ़ी हैं, लेकिन ये प्रेरणा है कि अच्छा काम और करें और डेडिकेटेड वे में एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और बच्चों के भी करियर बनाने में अपना योगदान दें। राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू सर फॉर दिस अचीवमेंट, फैंटास्टिक अचीवमेंट। साथ साथ में मैं जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम नीट पर आए और आज का जो मुद्दा है उस पर आने से पहले, करियर काउंसलिंग जो आप करते हो, खासकर एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी जो है, उसके बारे में संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को बताइए। बेसिकली हमारे सोसाइटी में 90% स्टूडेंट जो है ये पीयर प्रेशर में, पेरेंटल पीयर प्रेशर में करियर चूज़ करते हैं और उनको कोई प्रोफेशनल करियर गाइडेंस मिलता नहीं है। और जितनी भी डिप्रेशन केसेस हैं आज इंडिया में, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, डिप्रेशन केसेस हैं, इस वजह से कि डिससेटिस्फैक्शन है या करियर उनके स्किल के मुताबिक उनको नहीं मिल रहा है, उनके पर्सनैलिटी के मुताबिक उनको नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमने इस संकल्प के साथ हमने एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी की शुरुआत की कि बच्चों को प्रॉपर एक करियर गाइडेंस दिया जाए, उनके पर्सनैलिटी एनालिसिस करना, उनके स्किल का एनालिसिस करना और फिर अकॉर्डिंगली उनका करियर पाथवे उनको प्लान करके देना, जिसमें
बहुत अच्छा वो ग्रो कर सकते हैं, उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं और इंडियन नेशन बिल्डिंग में भी तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब उनका पोटेंशियल परिपूर्णता से यूज होगा। तो प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग में ये सारी संभावनाओं को देखते हुए वी स्टार्टेड दिस करियर काउंसलिंग, जिसमें हम पूरा 8 से लेके PhD तक के अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए बच्चों को करियर गाइडेंस करते हैं, पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं और पूरा उनका करियर 15 ईयर्स का हम पूरा प्लान करके देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और उनको मेंटर भी करते हैं, उनको मेंटरिंग भी करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी उनको मदद करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए भी उनको पूरा हम मदद करते हैं। जी, अलावा इसके अभी हम मुद्दे पर आते हैं, नीट के मुद्दे पर आते हैं कि पेरेंट्स को कहिए या फिर बाद में स्टूडेंट्स को किन बातों की चुनौतियां होती है जब वो नीट की तैयारी करते हैं या नीट एग्ज़ाम को लेकर एडमिशन्स की बात करते हैं MBBS कॉलेजेस में। सबसे पहले तो है कि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं रहता कि नीट का करियर है, MBBS करियर, पेरेंट्स को पता नहीं रहता कैसे प्लान करना है। ओपिनियन ड्रिवन वो नीट में जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उनकी कैपेसिटी है कि नहीं। आज MBBS करने के लिए हर किसी की क्षमता नहीं रह सकती, हर कोई का प्रावीण्य अलग अलग फील्ड में रह सकता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से या सोशल एक जो हमारे ट्रेंड्स है उसको देखते हुए वो नीट में जाते हैं या PCB, लेकिन डॉक्टर बनने की अभिलाषा रखते हैं। रही बात एक बार एंटर होने के बाद, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि नीट के पेपर में जो जिस प्रकार से अप्रोच रहना चाहिए, एक एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ नीट के पेपर्स को अपेयर करना चाहिए। इसमें निगेटिव मार्किंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो हर किसी के बस की बात होती नहीं है। नीट इज नॉट अबाउट क्वालिटी ऑफ पेपर, नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ पेपर, इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ पेपर। कि नीट के पेपर में छोड़ते भी आना चाहिए, केवल छुड़ाते नहीं आना चाहिए। जो पेपर छोड़ता भी आए क्वेश्चंस को, उसके नेगेटिव मार्क कंट्रोल होते हैं। मतलब यू मीन टू से कि जो हार्ड वर्क न करते हुए स्मार्ट वर्क करे और स्ट्रेटेजी के साथ नीट का अप्रोच करना चाहिए। सेकेंडली, जितना इम्पोर्टेंट आज नीट में हाई स्कोर लेना है, अच्छा स्कोर लेना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी रखना है। ये देखा गया है कि 500 मार्क वाला रिपीट करता है एग्जामिनेशन और 200-250 मार्क वाले को मल्टीपल एडमिशन्स मिल जाती हैं। क्यों मिलती हैं? वो भी मेरिट बेसिस पर एडमिशन्स मिल सकती हैं, क्योंकि प्रक्रिया का अभ्यास लोग नहीं करते हैं। तो जो स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ने इतनी सारी प्रोविजंस बनाई हुई है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेगुलेशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग रेगुलेशंस हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग रेगुलेशंस हैं, उनके अलग अलग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स हैं और प्रोविजंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसका यदि अभ्यास किया जाए तो मेरिट बेस के ऊपर विदाउट डोनेशन और बिना किसी चीटिंग के इथिकली वो MBBS करियर अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं। ये संभव है और यही स्टूडेंट गलती करते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कि वो प्रक्रिया का अभ्यास ही नहीं करते। यदि बगैर ट्रैफिक रूल्स का अभ्यास के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। डेफिनेटली। तो वैसे ही प्रक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसके बारे में बिल्कुल मालूमात रखते नहीं और इमोशनली उसको अप्रोच करते हैं, जो बहुत बड़ा एक डोनेशन और या जो भी चीटिंग्स होती हैं फिर उसके वो शिकार हो जाते हैं और वो पूरे टोटली कंफ्यूज होते हैं। यू मीन टू से रैशनल रहना चाहिए। रैशनल रहना चाहिए, अभ्यास पूर्ण तरीके से अपने करियर को प्लान करना चाहिए, फाइनेंसेस को अच्छे से प्लान करना चाहिए और एडमिशन प्रक्रिया को समझकर एक्सपर्ट्स के साथ एडमिशन प्रक्रिया को करना चाहिए। लेकिन सर अभी तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इंडिया में वो सब एक ही छतरी के नीचे आ गए, नीट, और उस छतरी में एडमिशन प्रोसेस तो यूनिफॉर्म रहेगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारत में 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। नाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सेंट्रलाइज प्रोसेस रहता है, इसमें ऑल इंडिया 15% कोटा होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे एम्स हो गया या आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें 100% सीट्स जो रहती है वो पूरा केंद्र से होता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से सारी चीज़ होती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। अब जो वहाँ पे स्टेट कोटा हो गया, तो जितनी स्टेट्स हैं भारत में, इनका अपना अलग अलग काउंसलिंग अथॉरिटी है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। जो नियम महाराष्ट्र का है वो गुजरात का नहीं है, जो गुजरात का है वो पंजाब का नहीं है, जो पंजाब का है वो हरियाणा का नहीं है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन एडमिशन प्रोसेसेस, रेगुलेशंस, रिजर्वेशन सिस्टम्स, और उसके मुताबिक वो स्टेट गवर्नमेंट का
पूरा एडमिशन काउंसलिंग होता मतलब नीट इज ओनली एन एंट्री डोर। है। नीट इज जस्ट इलिजिबिलिटी टेस्ट। नीट इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीट के रैंकिंग्स के ऊपर एडमिशन होता ही नहीं है। नीट की रैंकिंग है, रेफरेंस रैंकिंग है, टेस्ट रैंकिंग है। यदि मुझे 700 मार्क्स है और मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरे वो 700 मार्क्स का क्या मतलब है? यदि मैं एंट्री ही नहीं करूँगा, मैं एप्लीकेशन ही नहीं करूँगा, तो मेरा तो कोई तो प्रोसेस रैंकिंग होती है कि कौन से बच्चे कौन से स्टेट्स के रेगुलेशन पढ़कर कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टेट का मेरिट लिस्ट बनता है। गवर्नमेंट में डोमिसाइल कोटा रहता है। सर्टन स्टेट्स आर ओपन स्टेट्स, सर्टन स्टेट्स आर क्लोज स्टेट्स। क्लोज स्टेट्स का मतलब है जहाँ पे केवल डोमिसाइल के लिए सीट है। अच्छा। और ओपन स्टेट वो होती है जहाँ पे नॉन डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं होता है। तो हमें अपने डोमिसाइल सीट पे तो एप्लीकेशन करना ही चाहिए, लेकिन अपनी एडमिशन प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेट्स के रेगुलेशन का अभ्यास करते हुए यदि हमारे लिए प्रोविजन है तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन करना चाहिए। तो सेंट्रलाइज प्रोसीजर केवल ऑल इंडिया 15% या सेंट्रल गवर्नमेंट या डीम यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट की प्रक्रिया अलग अलग चलती है। जी, ये जो एडमिशन प्रक्रिया की बात की आपने, ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये इसमें किन बातों को ध्यान देना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें इंटेंशन टू स्टडी जो रहता है कि मैं फॉर्म भरना चाहिए मैंने, कि सपोज आज क्या होता है कि सपोज महाराष्ट्र में सपोज 10,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट पकड़कर। अब इसमें एनआरआई कोटा प्राइवेट में अलग हो गया, शेड्यूल ट्राइब और एससी ओबीसी अलग अलग रिजर्वेशंस होते हैं कम्युनिटी वाइज। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सीट बहुत छोटी कम है। वुमेन लड़कियों का रिजर्वेशन अलग होता है 30%। तो यदि मुझे एक मार्क का लेवल है, मुझे 500 मार्क्स है, 400 मार्क्स है, और मैं केवल 2-2,500 सीट्स के लिए एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं जितने मुझे मार्क्स है, मैं यदि मल्टीपल जगह पे एप्लीकेशंस करूंगा, क्योंकि मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दी है, तो आई एम एलिजिबल टू अप्लाई नेशनली। चांसेस इंक्रीज, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन इंक्रीजेस। तो ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं रीजनल माइंडसेट रखता हूँ, इमोशनल निर्णय लेता हूँ, तो फिर मुझे एडमिशन कैसे मिलेगी? सो यही सब चीज़ें रहती हैं। तो हमें बहुत हर पेरेंट का इंटेंशन टू स्टडी, अब जाना नहीं जाना बात की बात है, लेकिन आज मुझे फॉर्म तो भरते आता है कि मुझे 400 मार्क है और मैंने केरला स्टेट का फॉर्म भर दिया, और मुझे 500 मार्क है और मैंने नहीं भरा, तो केरला स्टेट के मेरिट लिस्ट में 400 मार्क वाले का नाम आएगा, 500 वाले का नाम नहीं आएगा। करेक्ट है ना? तो एडमिशन किसे मिलेगी? 400 मार्क्स को मिलेगी, 500 मार्क्स को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है इंटेंशन टू स्टडी, रजिस्ट्रेशन करें आप। जाना नहीं जाना बात की बात है, आपका बजट। सेकंड होता है कि पेपर्स कि अपने जो पेपर्स रहते हैं, जो एडमिशन पेपर्स है, जो भी पेपर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए। हम लोग यदि नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते तो भी हम अपने आप को नॉन क्रीमी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि फेक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते, फिर भी हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देते हैं। तो ये सारी चीजें कभी स्क्रूटिनी में आती है, स्ट्रिंजेंट है। हाँ, तो स्ट्रिंजेंट है तो वो नहीं करना चाहिए। और किसी का तो भी आप लॉस कर रहे हो, जो सही में कोई गरीब बच्चा है जिसको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है आपकी वजह से। तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बनाएं। सेकेंडली, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी पेरेंट्स ने पहले से प्लान करना चाहिए कि यदि कल चल के मुझे एजुकेशन लोन लेना है तो मेरे टैक्स रिटर्न्स, मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स, ये सब कुछ प्रॉपर रहना चाहिए। तो ये समय रहते हुए पहले से यदि करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज डू रजिस्ट्रेशन, इंटेंशन टू स्टडी भरें। सेकेंड है पेपर्स अच्छे से अपने बना ले पहले से, हर स्टेट का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन यदि पता रहे, जहाँ जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के पहले से हम पेपर प्रिपेयर करके रख सकते हैं। समय पे दौड़ा भागी नहीं होगी, गलतियाँ नहीं होंगी। थर्ड रहता है कि मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट रैंकिंग के ऊपर कभी एडमिशन नहीं होता, प्रोसेस रैंकिंग पे होता है। तो जैसे सपोज महाराष्ट्र में बच्चा कोई एप्लीकेशन कर रहा है तो एक जनरल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर जनरल गर्ल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लिस्ट बनेगी, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड की लिस्ट बनेगी, फिर ओबीसी की लिस्ट बनेगी, ओबीसी गर्ल की लिस्ट बनेगी, फिर ओबीसी हैंडीकैप्ड की लिस्ट बनेगी, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनेगी, शेड्यूल ट्राइब गर्ल की लिस्ट बनेगी, शेड्यूल ऐसे ऐसा सब होते जाएगा। तो इसमें आपका क्या रैंकिंग है? अकॉर्डिंगली दिस इज कॉल्ड एज स्टेट एसएमएल नंबर।
और फिर आपको कितनी सीट्स अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली आपका नंबर लगेगा। और जब सपोज एक स्टेट है, महाराष्ट्र का कोई बच्चा है, मैं महाराष्ट्र में बैठ के बात कर रहा हूँ इसलिए महाराष्ट्र बोलता हूँ, कि यहाँ से यदि वो आंध्र प्रदेश अप्लाई कर रहा है, जो ओपन स्टेट है, वहाँ पे प्राइवेट के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, तो वहाँ पे वो ओपन कैटेगरी कैंडिडेट कहलाता है, उसको रिजर्वेशन की प्रोविजंस वहाँ नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए मेरिट लिस्ट ये थर्ड होगा। फिर होता है फी डिक्लेरेशन, चौथा प्रोसेस में। तो बच्चों को लीगलिटीज भी चेक करना चाहिए और फी डिक्लेरेशन भी चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस की लीगल केसेस चलते रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की रहती है फी रिवीजन को लेके, या नेशनल मेडिकल कमीशन की कोई प्रोविजंस उन्होंने पूरी नहीं की है, उनका जो ऑडिट रहता है उसमें कुछ परिपूर्णता नहीं है, तो उनकी प्रोसेस रुका के रखी रहती है, तो स्टार मार्क रहता है उसमें। तो लिस्ट डिक्लेरेशन जब कॉलेज की होती है तो उसकी लीगलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली फीस डिक्लेरेशन भी बहुत ज़रूरी है कि फी डिक्लेयर करने के बाद हमारे बजट में जो कॉलेज रहेगा वही प्रेफरेंस फॉर्म में भरना चाहिए। राइट। बच्चे गलती करते हैं इसमें, बहुत बार वो देखते नहीं है लीगलिटीज़ को, और ऐसे बात बहुत बार हुआ है कि बिना एक्सपर्ट एडवाइस फॉर्म भर दिया और फिर वहाँ गए तो वहाँ उनसे प्रॉमिसरी नोट साइन की जा रही है कि जब हमारे यदि हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए तो 25 लाख रुपए आपको भरना पड़ेंगे साल के, फी है 8 लाख, और यदि प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहे हैं कि केस हम जीत गए तो 22 लाख 25 लाख आपको भरना पड़ेंगे, तो उनको एडमिशन छोड़ना पड़ती है। तो फिर जो डिपॉजिट्स वो देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसका भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके मुताबिक जो फी स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखकर, क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस को देखकर, उनकी लीगलिटीज़ को चेक करके एडमिशन का फॉर्म भरना चाहिए, प्रेफरेंस फॉर्म भरना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रहता है, ये चौथा हो गया, उसके बाद रहता है कि कैंसिलेशन सीट मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसिलेशन सीट मैनेजमेंट यानी क्या, सीट मिल गई यानी फाइनल नहीं होती है। कल चल के शर्मा जी के बच्चे को एडमिशन मिल गया, लेकिन शर्मा जी को कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स आ गए, या शर्मा जी डॉक्यूमेंटेशन की परिपूर्णता नहीं कर पाए, या शर्मा जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह सेंट्रल में चले गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या अपना करियर ही चेंज कर डाला, तो सीट का मिलना यानी सीट का फाइनल होना नहीं होता। तो इसका जो मॉनिटर करता है, ये कैंसिलेशन सीट्स होती हैं, इसको गवर्नमेंट पब्लिश करती है सारी चीज़ों को, वर्चुअल वैकेंसीज भी होती है। तो इन सारी चीज़ों का अभ्यास पूर्ण तरीके से इसको टैप करना, इसको अप्रोच करना, इससे भी इथिकल वे में एडमिशन्स मिलती हैं लोगों को कम मार्क होने के बाद मेरिट में। उनको डोनेशन देने का या कैपिटेशन फी देने का या किसी भी सो कॉल्ड मिडिल पर्सन्स के थ्रू काम करके अपने पैसे का नुकसान करने का ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का इस प्रकार से एडमिशन प्रक्रिया होती है, और हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने रेगुलेशंस होते हैं, ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट, उसके मुताबिक, पेरेंट की कंडीशन के मुताबिक और मार्क्स के मुताबिक और फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करें और फिर अप्रोच करें। तो दिस इज अ राइट वे ऑफ डूइंग दिस। मतलब काफ़ी लेंदी है लेकिन सेफर फॉर यू, सेफर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है आपको। और करियर का प्लानिंग यूजी और पीजी को देख कर करें। केवल अंडर ग्रेजुएशन का यदि प्लानिंग करोगे तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी फॉर द 10 years till the PG, and academic planning should also be for the 10 years of time. ये सोच कर मेडिकल करियर प्लान करना चाहिए। बहुत डिटेल्ड है सर, बिल्कुल, एंड कुडोज टू यू फॉर हैविंग सच अ डिटेल्ड इनसाइट ऑफ दैट। साथ साथ में जानना चाहता, अभी आपने कुछ देर पहले कहा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल कॉलेजेस है, इन सब में जो प्रक्रिया है चयन करने की, उसके कोई विकल्प है, ऑप्शंस है, और उनको कैसे टैकल करना है? नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो रहती है इसमें तो यूनिवर्सल रहता है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू आप ऑल इंडिया 15% में एप्लीकेशन कर सकते हैं। जितने भी भारत में इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट, अराउंड 480 वगैरह होंगे अभी लास्ट ईयर, तो उसमें आप 15% ऑल इंडिया में एप्लीकेशन कर सकते हो, और खुद के स्टेट में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे 15% और 85% स्टेट डोमिसाइल कोटा, इन दोनों के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। रही बात प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अभी NRI कोटा होता है 15%। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है
जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन जिसके पास है, ही इज एलिजिबल फॉर द रेगुलर राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, सो ही कैन अप्लाई टू द एनआरआई कोटा ऑल्सो एंड द रेगुलर कोटा ऑल्सो। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है, वो एक एडवांटेज है। हाँ, तो वो उनके लिए एडवांटेज है ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए। तो इसके अलावा फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपके स्टेट में आप एप्लीकेशन कर सकते हो स्टेट डोमिसाइल कोटा में, प्लस यू कैन अप्लाई टू द मल्टीपल स्टेट्स विच आर ओपन स्टेट्स, जहाँ पे डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहाँ की प्रक्रिया में एंटर होना पड़ेगा। तो एक 15% का फॉर्म भर दिया, एक 85% का स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट प्राइवेट का फॉर्म भर दिया, प्लस मल्टीपल फॉर्म्स भरे स्टेट वाइज, आपके बजट वाइज, एलिजिबिलिटी वाइज। वहाँ पे अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एप्लीकेशन किया। फिर डीम यूनिवर्सिटीज, तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके अंतर्गत ऑल इंडिया 15% और डीम यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन होता है। सो वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन कर दिया। तो ऐसे बजट को देखते हुए, अल्टीमेटली बजट को देखते हुए वैसे ही कर सकते हैं, उसके सिवा नहीं कर सकते। सर, बट डजंट दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी? हर एडमिशन फॉर्म के साथ कुछ फीस, नॉमिनल फीस भी रहा? हाँ, रहता है। तो डीम यूनिवर्सिटीज में रहता है, लेकिन ऐसा है कि सर आज लगभग लास्ट ईयर 1,18,000 जगह थी, 26 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। उसमें से क्लियर 50% बच्चे पास करते हैं, तो बच्चे भी काफी परसेंटाइल बच्चे पास करते हैं। इतनी कम सीट्स में रिजर्वेशंस, एनआरआई कोटास, हाई फीस। तो हमें यदि मेडिकल करियर करना है तो हमें इतना भी हर स्टेट गवर्नमेंट का बहुत कॉस्ट होता नहीं है, डिपॉजिट्स होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं। यदि आपको एडमिशन मिल गई तो भी रिफंडेबल है, आपको नहीं मिली तो भी डिपॉजिट्स रिफंडेबल होते हैं। तो ये इसलिए डिपॉजिट रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। हाँ। लोग डमी एप्लीकेशन करके बहुत सारी चीजें माल प्रैक्टिस ब्लॉक करते, तो ये अवॉइड करने के लिए ये किया गया है कि सीरियस कैंडिडेट शुड अप्लाई। तो ये तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आप नीट एग्जामिनेशंस को 2-2, 3-3 बार रिपीट करते हो, जो नहीं करना चाहिए, तब आपके लाखों रुपए चले जाते हैं। हर साल का इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। किसने रिपीट करना चाहिए, इसका भी कुछ दायरा रहना चाहिए, इसके भी पैरामीटर्स होना चाहिए। लोग इसके बारे में नहीं सोचते। फिर एडमिशन प्रक्रिया जब कर रहे हो तो अपनी प्रोबेबिलिटीज, इतना आपने सेक्रीफाइस किया है, सब किया है, तो प्रक्रिया को तो अच्छे से करो। तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो भी लगता है तो उसका वो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। लॉन्ग टर्म में आपको डॉक्टर बनाएगा, आपका करियर अच्छा करेगा, तो उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता लोगों का। एक सही मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करते समय किन मापदंडों को देखना ज़रूरी हो जाता है या ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ बेसिकली, मेरा ये बोलना है कि कभी भी जब हम मेडिकल करियर करते हैं तो क्लिनिकल एक्सपोजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितना ओपीडी और इनपेशेंट डिपार्टमेंट का आपको एक्सपोजर मिलेगा, जितना क्लिनिकल नॉलेज आपका रहेगा, उतना आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस अच्छा होगा। और अभी आने वाले ज़माने में नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन, इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। तो इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों को लाइसेंसिंग देना पड़ेगा। तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए कॉलेज चूज़ करते समय कि कहाँ पे प्लेस्ड है, उसका ओपीडी कैसा है, इनपेशेंट डिपार्टमेंट कैसा है, एल्यूमिनाई पोजीशंस कैसी कैसी हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, रिसर्च पेपर्स कैसे पब्लिश हुए, उनका रैंकिंग कैसा है, ये सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ देखकर हम पेरेंट्स ये सब करते हैं सर? नहीं करते हैं। वो केवल एमबीबीएस के पीछे जाते हैं। कुछ लोग बहुत अवेयर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अवेयर ही नहीं होते। 99% लोग अवेयर नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जहाँ पे हम लोगों जैसे एक्सपर्ट्स का और काउंसिलर्स का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, देखो देयर इज अ डिफरेंस इन एजेंट एंड काउंसिलर। पीपल लोगों को ये नहीं समझता है। एजेंट वो होता है जो केवल आपसे सीट दिलाने की बात करेगा और पैसे की बात करेगा। काउंसिलर वो होगा जो आपको समझेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, सारे और जेन्युइन गाइडेंस देकर आपको प्रोसेस तक लेके जाएगा, एडमिशन तक लेके जाएगा। ये दोनों में फ़र्क है। तो आप वो काउंसिलर से यदि मिलोगे, उससे यदि सब ये वार्तालाप करोगे, तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कोई स्टूडेंट है सर, अगर वो फॉरेन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको नंबर 1 वो कंट्री और नंबर 2 वो कॉलेज के बारे में किन बातों को लेकर ध्यान देना चाहिए?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन आई अप्रिशिएट योर दिस क्वेश्चन. बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन ने 18 नवंबर 2021 को एक ये किया, क्या बोलते हैं, लॉ डिक्लेयर किया. सो देयर इज अ प्रोविजन डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, गैजेटेड नोटिफिकेशन इज देयर. अब ये इसमें 5 चीज़ों को बताया गया है. 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें. फर्स्ट है कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसका कोर्स करिकुलम जो है वो इंडिया से मैच होना चाहिए. क्योंकि आप इंडिया से बाहर क्यों जाते हो? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लेस है, या इंडिया में आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बैठ रही है, आपको सीट नहीं मिल रही है, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है. ठीक है. सो बेसिकली सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कोर्स करिकुलम जो है वो इंडियन करिकुलम से मैच हो. सेकंड है मीडियम शुड बी इन इंग्लिश. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इंग्लिश में ही आपकी पढ़ाई रहना चाहिए. थर्ड है कि इंटर्नशिप शुड बी द कंसीडर्ड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, और वो वहीं से होना चाहिए जहाँ से आप पढ़ रहे हो. ये तो पहले ऐसा नहीं था. 2021 के पहले पढ़ते कहीं और थे, कैरेबियन आइलैंड, और कहीं से इंटर्नशिप कहीं और से करते थे. ये अब नहीं है. आप जो जहाँ पे पढ़ रहे हो वहीं से आपको रिलेटेड हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दैट गैजेटेड नोटिफिकेशन इज दैट कि जो भी कंट्री में आप जा रहे हो, ये पहले नहीं था, वहाँ पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए. अच्छा. इट शुड, यानी मैं रशिया पढ़ने जा रहा हूँ तो आई शुड गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस, आई शुड बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन रशिया, देन आई कैन कम बैक टू इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी तो ये मुझे देखना पड़ेगा जाने से पहले कि जो भी देश में सिलेबस ठीक है क्या, मुझे इंटर्नशिप वहाँ की मिल रही है क्या, थर्ड वहाँ की लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या है, सो दैट मैं केवल सर्टिफिकेट लेकर आ गया तो मुझे मेरे कंट्री में एंट्रेंस नहीं है, मतलब नहीं. ठीक है. सेकंड है कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन में वो इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड है क्या उसके साथ, या वर्ल्ड डायरेक्टरी फॉर मेडिकल स्कूल्स विडोम्स जो रहता है उसमें उसका नाम है क्या वो इंस्टीट्यूशन का, ECFMG एक्रेडिटेशन है क्या, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इसमें इसके साथ उनका ये है क्या एफिलिएट. तो ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये 4 प्रमुख हैं. फिर आप वहाँ पे सब आपने लाइसेंस ले लिया, सब कर लिया, विद इन 10 ईयर्स ऑफ टाइम आपका सब होना चाहिए. यदि 10 साल से ज़्यादा आपको लग गया, फेल हो गए, आप ये पूरा नहीं कर पाए इंडिया, तो आपका वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में. विद इन 10 ईयर्स ऑफ टाइम आपको पूरा स्टडीज़ और इंडियन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा. वहाँ का सब ये प्रक्रिया करने के बाद आपको नेशनल मेडिकल कमीशन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. फिर वो NOC देने के बाद आप यहाँ पे, अभी फिलहाल तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, इसके बाद जो एग्जामिनेशन अभी है नेशनल एग्जिट आने वाले 1 और 2, जो काफ़ी टफर है, वो आपको देना पड़ेगी, और 1 साल का एडेड इंटर्नशिप इंडिया में करना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा. जी. सो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है. इसका कॉम्प्लायंस बहुत मैंडेटरी है. और फिर होता है कि 5 कंट्रीज़ को इसमें एग्जम्पशन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड. इनकी डिग्रीज, इनके जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो इंडिया में आके एक्सेप्टेड नेशनल मेडिकल कमीशन है. तो बहुत सारे एजेंट्स ये क्लेम करते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन अप्रूव्ड कॉलेज. नेशनल मेडिकल कमीशन ने किसी भी कंट्री को बैन नहीं किया है, किसी भी कॉलेज को अप्रूवल नहीं दिया है. उन्होंने अपना एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, और कॉलेज टू कॉलेज उसका कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब आपको भारत की NOC मिलेगी भारत की परीक्षा देने के लिए, यहाँ का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए. मतलब ये मिसलीडिंग हो जाता है. यस यस. तो ये सारी चीज़ों को देखकर, तो हम लोग जब किसी को भेजते हैं तो हम वही भेजते हैं जहाँ पे कॉम्प्लायंस हो रहा है. सेकंड और एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप भारत से बाहर क्यों जा रहे हो, क्योंकि इंडिया में कॉस्टलियर एजुकेशन है, या PG की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है भारत में, सीट्स बहुत कम, 50 लाख से ऑनवर्ड्स यदि पेड सीट्स में आपको जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपये लग जाता है. तो आप इंडिया से बाहर क्यों जा रहे थे, क्योंकि सीट कम, फीस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. तो जब आप वहाँ से PG करने इंडिया में आते हो तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में डोमिसाइल सीट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाते. तो वो केस में PG आपको प्राइवेट करना पड़ेगा, है ना, डीम यूनिवर्सिटीज़ में करना पड़ेगा, जहाँ की आपको बजटिंग प्रॉपर आपका नहीं है, तो कैसे कर पाओगे आप. तो वो इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए
जहाँ से आप प्रगत राष्ट्र प्रणाली में, जैसे यूके हो गया डेवलप्ड या यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्री है, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड बेस्ड पीजी है, तो आपको सारे ऑप्शंस ओपन रहना चाहिए कि आप भारत में तो आ सको, लेकिन ये भी सारी कंट्रीज में पीजी करने जा सको। तो ऐसे ये कब होगा? जब वो कॉलेज का प्रॉपरली सब एक्रेडिटेशंस होंगे, सब कुछ होगा, तभी हो पाएगा। ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा, तभी आप वो सब कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों का अभ्यास करके फॉरेन एजुकेशन एमबीबीएस का इसका डिसीजन हमने लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट। जनरली एक फॉरेन से कोई ग्रेजुएट होके आता है, पोस्ट ग्रेजुएट होके आता है, हम समझते बाप रे फॉरेन एजुकेटेड है, लेकिन उसके पीछे ये सब जो सर्कल्स है ये सब फॉलो करना जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट। सर, अभी पूरे वर्ल्ड में एक वॉर लाइक सिचुएशन नज़र आता है, कभी भी कोई भी किसी के पे अटैक कर रहा है। इन हालातों में फॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल एडमिशन लेना क्या आप एडवाइस करोगे, नंबर 1? और अगर हाँ, तो किन प्रक्रियाओं को फॉलो करना ज़रूरी? मैं ऐसे जगह पे सबसे पहले सजेस्ट करूँगा जहाँ पे स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट है, या ग्लोबली ज़्यादा डिस्प्यूटेड कंट्री नहीं है, कि किसी के साथ ज़्यादा डिस्प्यूट में उतरती नहीं है, और उसको इंटरनेशनली कॉम्प्लायंस अपने इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के साथ उसका कॉम्प्लायंस हो रहा है, ऐसे कंट्री बताऊंगा। तो ऐसे जगह जाना चाहिए। लेकिन आज जैसे यूक्रेन में बच्चे पढ़ने गए थे और वॉर शुरू हो गया, तो उनको सब छोड़कर दूसरी जगह जाना वापस पड़ा। आना तो 20,000 बच्चे लगभग फंसे हुए थे। तो हमें बहुत सोच समझ कर ये सारे डिसीजंस लेना चाहिए, ये बात बहुत सही है। और मैंने जो नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रोविजंस के बारे में बताए, इसका अभ्यास करना चाहिए, और अच्छे काउंसिलर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू नहीं। देखो, दो चीज प्रकार रहते हैं। एजेंट क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कमीशन लेते हैं, कि जो स्टूडेंट फीस भरेगा उसका उनको कमीशन मिलेगा। तो दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट द, नॉट अबाउट द फ्यूचर, दे आर कंसर्न अबाउट द कमीशन दे आर गेटिंग। काउंसलर क्या करेगा कि सेव करके स्टूडेंट से भले ही फी लेगा, लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ यदि भेजेगा तो सेफ कंट्रीज में प्रॉपर जिसके एक्रेडिटेशंस है वो देखकर भेजेगा। तो अच्छे काउंसिलर्स के साथ जुड़कर जरूर फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, लेकिन अर्ली प्लानिंग करें सब लोग। ये मेरा सब लोगों को एक अनुरोध है या सलाह है कि ये सारी प्रक्रिया, यदि किसी को यूएस जैसे जगह पे जाना है, यूके जैसे जगह पे जाना है, जर्मनी में तो फ्री मेडिकल एजुकेशन भी है, एक भी पैसा नहीं लगता बच्चों को, बहुत प्रगत राष्ट्र है, सेफ है। लेकिन इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करना पड़ती है, जिसके लिए पेरेंट्स अवेयर नहीं होते। और इसलिए राइट एज में यदि हम करियर काउंसलर से जुड़े और सब किए, तो बहुत अच्छे से ये भी सारा एजुकेशन प्लान हो सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए काउंसलर का, तब वो कहीं इट विल बेनिफिट द पेरेंट्स ऑल्सो, और एक यंग एज से करना तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है, गरीब है लेकिन टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, इनके पास उतने फीस अफोर्ड करने लायक पैसे नहीं रहते, तो इनके लिए क्या विकल्प अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से कहिए या डिफरेंट नेशंस की तरफ से? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल, मैं तो कहूँगा सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन तो उनका अधिकार है। तो इसके लिए सरकार के जैसे शेड्यूल ट्राइब, एससी, ओबीसी, गर्ल एजुकेशन, ऑर्फनेज जिनको माता पिता नहीं है, हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे अलग अलग उनके लिए पूरा ट्यूशन फी वेवर स्कीम्स रहती हैं। they must not be knowing it. बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कोई स्टूडेंट्स बाहर के स्टेट्स में जा रहे हैं जहाँ पर उनको रिजर्वेशन प्रोविजंस नहीं मिल रही है, तो यदि उसका एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है तो बहुत सारी ऐसे एनजीओज हैं और इंडस्ट्रीज हैं जो उनका एजुकेशन स्पॉन्सर करती हैं। यदि बच्चे में अच्छा टैलेंट है तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन भी स्पॉन्सर करती हैं। तो वो बच्चों का एकेडमिक प्रोफाइल देखकर, उनकी पढ़ने की जिज्ञासा को पहचान कर और उनके फैमिली बैकग्राउंड का देखकर उनको ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे उनका पूरा फाइनेंशियल बोझा कम हो जाएगा। वो स्पेसिफिकली इन ओपन कैटेगरी में जहाँ पे जिनको कोई ये नहीं मिल रहा है, प्रोविजंस नहीं मिल रहे हैं, या ऐसी हालत में दूसरे स्टेट्स में जाके पढ़ना पड़ रहा है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे को जहाँ पे उसको रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं मिल रहा है लेकिन उसका एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो उनको
अपन प्रयत्न कर सकते हैं उनके लिए। We can एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि कई सारे पेरेंट्स, आई एम पर्टिकुलरली सेइंग पेरेंट्स, और उनके बच्चे जो एडमिशन लेते समय जो गलतियां करते हैं, वो कौन सी गलतियां अधिक करते हैं? बिल्कुल सबसे पहले है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ते ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को नहीं पढ़ने की वजह से जो एडमिशन रूल्स होते हैं उनको पता ही नहीं होते, और इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत बार वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके 500 रुपये देके 1500 रुपये देकर समझते नहीं, क्योंकि गाँव से भी बहुत बच्चे एप्लीकेशन करते हैं जहाँ सारी सुविधा होती नहीं है, सब ये करके वो कहीं कर देते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, और स्टेट रेगुलेशंस भी पता नहीं होते। जैसे मैंने पहले बताया कि फॉर्म ठीक से भरते नहीं हैं, फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता नहीं रहता है, तो गलत चॉइसेस भर देते हैं। फर्स्ट राउंड के क्या रूल्स हैं, सेकेंड राउंड के क्या रूल्स हैं, थर्ड राउंड के क्या रूल्स हैं, स्पॉट राउंड को कैसे अप्रोच करना है। यदि 2 जगह हमको एडमिशन्स मिल गई तो हमें क्या, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ये छोड़ने से हमारे कितने डिपॉजिट का हमारा नुकसान हो जाएगा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लीगलिटीज़ क्या क्या है कॉलेज की पता ही नहीं है, कि लीगली कोई कहीं पे कोई केस चल रही है क्या किसी पे, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे कैसा है, स्टाफ कैसा है वहाँ का, प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है कि नहीं, ये सब कुछ पता नहीं रहता। उनको केवल एक चीज़ दिखती है, MBBS में एडमिशन चाहिए, और इसलिए वो फॉर्म भरते हैं। वैसे ही 4 मित्र मिलकर फॉर्म भरते हैं, या कजिन्स मिलकर फॉर्म भरते हैं, एवरीबडी इज कॉम्पिटिटर टू अदर्स, एक मार्क से एडमिशन जाती है, तो तुम्हारी सिक्रेसी तो तुम्हारी रहना चाहिए। आप एक नॉर्मल सार्वजनिक ओपिनियन के साथ कैसे फॉर्म भर रहे हो? पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इससे तो खुद के लिए कंपटीशन आप पैदा कर रहे हो। तो आपका कजिन भी है, सगा भी है, तो भी आपकी जो, हाँ उसको सलाह दो कि आप ये काउंसिलर अच्छा है इसके साथ जोड़ो, लेकिन हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग रह सकती है, हर पेरेंट का फाइनेंशियल प्रायोरिटी अलग रह सकता है, अकॉर्डिंगली अपने सीक्रेट्स मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत गलतियां करते हैं, और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पेशेंस नहीं होता है। दूसरों के साथ सहेली को मिल गई एडमिशन, मुझे नहीं मिली, डेस्परेट हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। इससे पेरेंट जो है वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, और इसके वजह से फिर कोई बोलता है कि मैं मैनेज कर देता हूँ, मैं आपको सीट दिला देता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, ये सब मैं मैनेज कर दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और ये सब चक्करों में फंस कर उनके साथ फ्रॉड्स भी होते हैं, 99% फ्रॉड्स होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होता नहीं है, या गलत तरीके से फॉर्म भरने से एडमिशन के प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, प्रोविजंस को मिस कर देते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर, कि कई सारे, आपने कुछ देर पहले बोला भी अपने टॉक में कि फेक सर्टिफिकेट्स क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, एजेंट उनको झूठी तसल्ली देता है कि मैं ये काम कर दूंगा आपका, कुछ अगेंस्ट सर्टन कंसिडरेशन, ये, या फिर बाद में और भी ऐसे कई सारे फेक ये बातें होती है। इन बातों से कैसे बचना चाहिए स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स? इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ना और प्रॉपर काउंसिलर के साथ जुड़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐड भी ऐसे आते हैं, टेम्पटिंग एड्स रहते हैं। तो ये सब NRI कोटा, कैपिटेशन फ़ी, ये सब इसी के ऊपर सारा चलता है। तो सबसे पहले तो प्रक्रिया को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सेकेंडली एक समझिए कि सारा जो कुछ भी होता है ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंतर्गत होता है, और हर प्रोसेस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगा, ऑनलाइन के थ्रू होगा। तो कोई भी ये जो क्लेम करता है कि मैं सेटिंग करूंगा और मैं ये करके सारा कुछ करता हूँ विदाउट मेरिट, यदि किसी को 400 मार्क है, किसी को 399 मार्क्स है, यदि 400 मार्क वाले का कैंसिलेशन सीट पे फॉर्म पहुंचा तो 399 वाले को सीट नहीं मिल सकती। तो ये समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग हैपन्स थ्रू द लीगल प्रोसेस। नो, कोई 2 करोड़ भी देगा तो भी वो सिस्टम को तोड़कर आपको एडमिशन नहीं दे सकता, ये समझना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्टेप्स ली हैं, गवर्नमेंट ने इतना सब हम बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन पहले और आज के इसमें इतना ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट लाने का प्रयत्न कर रहा है कि हर जगह स्टूडेंट बेनिफिट की बात कर रहा है गवर्नमेंट। तो सब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही होता है। तो ये ध्यान में रखें कि कहीं पे भी ऐसे जगह कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऑफलाइन नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, और सब प्रक्रिया लीगल प्रोसेस से होती है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ कैपिटेशन फी, डोनेशन या
रिश्वतबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लीगल प्रोसेस से बेस्ड ऑन मेरिट विथ एनालिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच आप एडमिशन पा सकते हैं। कई बार एडमिशन्स ऐसा आपने जैसे कहा लीगल डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो किया फिर भी एडमिशन नहीं मिली बिकॉज मेरिट लिस्ट के बेसिस पे चलता है, तो इन हालतों में ऑल्टरनेटिव्स कुछ है जैसे कि हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस वगैरह टाइप की जो फील्ड है उसमें प्रवेश कर सकता है स्टूडेंट? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर हमारे कंट्री में 7 ही करियर्स के बारे में लोगों को पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, उसके बाद में टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेसर वगैरह में जाता है, डिफेंस सर्विसेज, यूपीएससी, है ना, ये जो 5-7 ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा हर किसी को लगता है कि मेरे बच्चे ने आज 13,000 से ज़्यादा करियर्स अवेलेबल है बच्चों के लिए, 13,000 से ज़्यादा करियर्स अवेलेबल है बच्चों के लिए। तो इसमें आज कोई बायो बैकग्राउंड का है तो उसके लिए आजकल जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जीनोमिक्स है, उसके बाद प्रिसीजन मेडिसिन है, वैक्सीन रिसर्चर है, मरीन बायोलॉजी है। ऐसे में कितने बताऊं, मैं थक जाऊंगा बताते बताते। तो इतने सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स है। जर्मनी जैसे कंट्रीज में फ्री एजुकेशन करने जा सकते हैं सारा करने के लिए। बायो सिस्टम इंजीनियरिंग है, तो इतने सारे विकल्प हैं। फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसके बाद में आजकल ऑस्टियोपैथी करके एक बहुत अच्छा डिग्री आया हुआ है भारत में। यूएस में तो बहुत ही है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज, तो दैट ऑस्टियोपैथी इज देयर। श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक में है, नागपुर में आर्ट ऑफ लिविंग का यूनिवर्सिटी है, उसमें ऑस्टियोपैथी है। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यदि आपको रिहेबिलिटेशन स्पास्टिक पेशेंट्स और ये लर्निंग डिसेबिलिटी और इन सब लोगों के लिए जेरियाट्रिक केयर के लिए भी रहता है। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थोसिस है जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स और ये सारा बना सकते हो। स्पीच थेरेपिस्ट है। नर्सिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है जो विश्वव्यापक है, यानी इतना ज़रूरत है नर्सेस का। अच्छे पे मास्टर्स में आज जर्मनी में, इजराइल में, जापान में, अलग अलग कंट्रीज़ में, इवन अपने कुछ स्किल रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी ये सब किया था कि नर्सिंग प्लेसमेंट्स इन दिस कंट्रीज। तो बहुत बड़ा फील्ड है, वो भी बहुत बड़ा फील्ड है। सो बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उनके पर्सनैलिटी एनालिसिस करके उनको सजेस्ट किए जा सकते हैं। इन बातों से लग रहा है सर, आप जो बोल रहे थे तभी से, कि प्रोफेशनल गाइडेंस होना करियर काउंसलिंग को लेकर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। बच्चे को यदि प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा तो हमारी जो नेशन बिल्डिंग की जो संकल्पना है वो तभी पूरी होगी जब हम हमारे कंट्री को डोमेन एक्सपर्टाइज दे पाएंगे और स्किल बेस्ड एक स्किल और फ्यूचर रेडी यंग जनरेशन को बना पाएंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का जो मूल मंत्र है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल फर्स्ट और फ्यूचर रेडी अप्रोच है, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, इस पर बहुत सारा उन्होंने एम्फेसिस दिया हुआ है। तो मेरा ये अनुरोध है सारे पेरेंट्स से कि बिल्कुल ओपिनियन ड्रिवन करियर्स ना करें, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर बच्चों का पर्सनैलिटी एनालिसिस करके, उनका स्किल एनालिसिस करके, करियर एनालिसिस करके, उनके प्रॉपर एजुकेशन पाथवेज बनाएं, उनके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रोफाइल की तरफ भी ध्यान दें। कोई डांस अच्छा करता है, कोई तबला अच्छा बताता है, कोई बात अच्छी करता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, ये डिसकंटिन्यू कभी ना करें और उनके इन दैवी गुणों को देखें और उसके आधार पर उनका करियर यदि हम देंगे तो जीवन में वो खुश भी रहेंगे और बहुत तरक्की भी करेंगे। और साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, लाइफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था जिसमें बताया गया था कि एक करियर सक्सेस में डोमेन एक्सपर्टाइज का कितना इंपॉर्टेंस है और लाइफ स्किल का कितना इंपॉर्टेंस है। तो यू विल सरप्राइज टू नो 30% इज योर डिग्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 70% इज योर लाइफ स्किल, योर कैरेक्टर। तो ये जब तक हम बनाएंगे नहीं इसको, तो इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक कोर्स करते करते इतनी सारी नई नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजंस है कि पैरेलली बच्चा अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्टअप कर सकता है। तो ये यदि करेगा तो कंप्लीट प्रोफेशनल बनेगा और बहुत सक्सेस उसको आगे मिलेगी। तो इसलिए यू शुड टेक अ प्रोफेशनल गाइडेंस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इतनी अच्छी बातें की, स्टूडेंट्स के ये, पेरेंट्स के ये, इन लोगों को आपने मैसेज दे दिया एक प्रकार से, जो मैं जनरली पूछता हूँ कि आप क्या मैसेज दोगे, आपने पूरे टॉक शो में मैसेज दे दिए।
लेकिन फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि एस्ट्यूट इंस्टीट्यूट जो करियर काउंसलिंग एकेडमी है, उसमें कौन कौन सी विशेष सेवाएं आप प्रदान करते हो? सबसे पहले मैं एक तो हम लोग करियर काउंसलर्स हैं, तो हम लोग पूरा आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस, करियर एनालिसिस, स्किल एनालिसिस, उसके बाद में आपका स्टडी पैटर्न्स भी, हम हर बच्चा किस प्रकार से पढ़ता है और उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, लर्निंग स्टाइल, इसका भी एनालिसिस करके आपको पूरा 15 साल का करियर प्लानिंग करके दे सकते हैं। ये हम करते हैं। प्रोफाइल बिल्टअप कर सकते हैं आपको, एकेडमिक प्रोफाइल, नॉन एकेडमिक, मेंटोरिंग, मेंटरशिप भी, करियर गाइडेंस के साथ साथ करियर आइडेंटिफिकेशन, मेंटरशिप, ट्रेनिंग्स और फिर एडमिशंस, नेशनल इंटरनेशनल। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं? हाँ, उसकी सेवा तो होगा ही नहीं है। और एडमिशंस के लिए भी पूरा उनको हम नेशनल इंटरनेशनली हर स्ट्रीम के लिए गाइड करते हैं। सेकेंडली, अभी MBBS का समय है, तो इसमें पूरा काउंसलिंग प्रोसेस वी हैंडल फॉर द स्टूडेंट, राइट फॉर्म, उसकी डिफिकल्टीज, उसके क्वेश्चंस को समझना, उसकी आर्थिक परिस्थिति को समझना, उसके मार्क्स को समझकर उसको प्रॉपर सलाह देना और उसके पूरे एप्लीकेशन प्रक्रिया को संभालना और उसको एडमिशन तक लेके जाना, वो भी विदाउट डोनेशन, इन इथिकल वे। ये सारी प्रोसेस हम करते हैं। साथ में BAMS, डेंटल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, एसोसिएटेड, फ्री एजुकेशन है, जैसे किसी को जर्मनी वगैरह फ्री एजुकेशन जाना है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम गाइड करते हैं। एंड वी हैव डेवलप्ड अवर AI बेस्ड साइकोमेट्रिक एंड करियर एनालिसिस टेस्ट, जो अपने भारत में वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, जिसमें पूरा स्टूडेंट डैशबोर्ड से लेके उनके 15 साल के करियर प्लानिंग तक करियर लाइब्रेरी भी हमने प्रोवाइड की है, जिसके बारे में, ईच करियर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन करियर एनालिसिस के साथ हम देते हैं बच्चों को। तो इन सारी चीज़ों का पेरेंट्स ने फ़ायदा लेना चाहिए, स्टूडेंट्स ने हमसे संपर्क करना चाहिए, तो वी विल बी हैप्पी टू गाइड देम फॉर ऑल दिस। Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you. Really interesting. Thank you.